खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। देश की पहली किसान ट्रेन शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी, जिसमें सिर्फ अनाज, फल और सब्जियों की ढुलाई होगी। यह वही ट्रेन है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की थी। अब न सड़ेगा ना कोई भूखे मरेगा। अब बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम। अब अन्नदाता भी नहीं होंगे परेशान, क्योंकि अब किसानों को मिलेगा सही दाम। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये सभी चीजें होने वाली हैं, वो भी सिर्फ एक काम से, और वो काम है किसान रेल का पटरी पर आना। जी हाँ, देश की पहली किसान ट्रेन आज से पटरी पर आ चुकी है। किसानों के लिए ये ऐसी पहली रेलगाड़ी है जो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच हफ्ते में एक बार चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो लिंक के माध्यम से किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। अब उपजेगा तो सड़ेगा नहीं, अब उपजा कर भी किसान मरेगा नहीं। अब नहीं फेंकने पड़ेंगे फल, सब्जी और दूध। अब सैकड़ों किलोमीटर तक माल पहुंचेगा शुद्ध। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन है। इसमें फ्रोजन कंटेनर होंगे, जिससे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पाद जैसे सब्जी, फल, दूध, मीट, मछली आदि को कम समय में बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। किसान के लिए स्पेशल रेल चलेगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो उत्पाद हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधा पूर्वक जा सकेंगे, कम किराए में जा सकेंगे और इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा। यकीनन इससे किसानों को बेहद फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि एक अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बावजूद इसके यहाँ कुल उत्पादन का करीब 40 से 50% भाग बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने वाले ऐसे उत्पादों का मूल्य करीब 440 अरब डॉलर होता है। मतलब ये कि माल भी बर्बाद और मेहनत भी बर्बाद, यानी ये कि किसान की कमाई गई कूड़े में। और इस सब की वजह है उपज को वक्त पर बाजार का नहीं मिलना, उसका भंडारण ठीक से नहीं हो पाना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन और बिहार के दानापुर स्टेशन तक करीब 1519 किलोमीटर का सफर ये ट्रेन सिर्फ 32 घंटे में पूरा करेगी। आपको ये बता दें कि इस साल पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस ट्रेन का ऐलान किया था। To build a seamless national cold supply chain for perishables inclusive of milk, meat and fish, the Indian Railways will set up a Kisan Rail through PPP arrangements. बिना किसी रोक टोक के देश में फूड एंड सप्लाई चेन बनाने और उसमें जल्दी खराब होने वाले दूध, मांस और मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए PPP व्यवस्था के जरिए भारतीय रेलवे एक किसान ट्रेन चलाएगी। जो बीते 1 फरवरी को वादा किया गया था वो अब पूरा कर लिया गया। आपको बता दें कि ये ट्रेन महाराष्ट्र से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंचेगी। इस बीच ये ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकेगी। मसलन महाराष्ट्र के देवलाली से चलकर मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर होते हुए मध्य प्रदेश के खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मणिकपुर के बाद यूपी के प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के रास्ते बिहार के बक्सर के बाद दानापुर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कश्मीर की पश्मीना शॉल के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आपने क्या कानी शॉल के बारे में सुना है? बहुत कम लोगों की कश्मीरी कानी शॉल के बारे में जानकारी होगी। जानेंगे भी कैसे? क्योंकि घाटी की आबो हवा की कानी शाल की शोहरत कम कर रख दी थी, लेकिन बदले हालात में कानी शॉल को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश
शुरू हो चुकी है। अपने हाथों के हुनर से कश्मीर की ये लड़कियां न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार रही हैं, बल्कि दुनिया में मशहूर कानी शॉल को फिर से उसकी पहचान दिलाने की कोशिशों में जुटी हैं। ये लड़कियां हैंडलूम में रंग बिरंगे कानी शॉल तैयार कर रही हैं। एक जमाना वो भी था जब कश्मीर की कानी शॉल की देश और दुनिया में खास पहचान और डिमांड थी, लेकिन वादी के बिगड़ते हालात से कानी शॉल की शोहरत कम होने लगी। लेकिन अब ये लड़कियां कानी शॉल को एक बार फिर से खास पहचान दिलाने के मिशन में जुटी है। इस विलेज का नाम कुलन गांव है, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से है जी। हम यहाँ पे करते हैं कानी शॉल का काम, जो ना सारे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन इसकी एक खास अपनी जो है पहचान होती है, अहमियत होती है। इसमें हम लगते हैं 6 महीने भी लगते हैं, 6 महीने से ज़्यादा भी। जैसा जो काम होता है, इसकी जो तालीम होती है वो अलग अलग किस्म की होती है, कभी कोई टफ होती है तो कभी कोई इजी होती है। कुपवाड़ा जिले के कुलन गांव में हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये कानी शॉल ट्रेनिंग सेंटर है, जहां आसपास की तमाम लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं। वो सुबह से शाम तक इस काम में जुटी रहती हैं और अपने हाथों के हुनर से खूबसूरत कारीगरी के जरिए एक से बढ़कर एक कानी शॉल बनाती हैं। हालांकि सरकार से इनकी डिमांड है कि इनको बैंक से फाइनेंस मिले, ताकि ये अपने घरों पर भी इस हुनर के जरिए अपनी जिंदगी संवारें और कानी शॉल को एक खास पहचान भी दिला सकें। सर, ये काम ज्यादा अच्छा है, इससे सबका फायदा होता है। हम चाहते हैं कि ये आगे और बढ़े, ताकि कानी शॉल भी आगे बढ़े और हम लड़कियों का रोजगार भी बढ़े। ये जैसे कि यहाँ का फूल जो मशहूर है, इसी तरह ये भी कानी शॉल भी यहाँ पे कश्मीर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये फेमस है पूरी दुनिया में। सर, ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आते हैं, तो वहीं पे फिर हमें वहाँ से सर आता है जो हमें सिखाता है, जो बहुत अच्छा सर है। बहुत लड़कियाँ जुड़े, लेकिन हम चाहते हैं कि और लड़कियाँ जुड़े इससे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, इससे सबका फायदा होता है। हम लड़कियों का भी ज़्यादा फायदा होता है इसमें, क्योंकि लड़कियाँ आमतौर पर घर वाले भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए कि हम यही करें ताकि हम भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कानी शॉल के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं कि इसकी गुणवत्ता पश्मीना शॉल से भी कई गुना ज्यादा है। एक कानी शॉल की कीमत 30,000 से 4 लाख रुपए तक होती है, क्योंकि चीरू भेड़ की ऊन से बनने वाली शॉल की बारीक कढ़ाई और डिजाइन गढ़ने में एक कारीगर को लगभग 1 से 1.5 साल लग जाते हैं। ये शॉल वजन में हल्की होती है, जबकि इसकी गर्माहट पश्मीना शॉल से भी ज्यादा होती है। मुद्रा योजना के जरिए ये सेंटर तो चल रहा है, लेकिन कुछ और सरकारी मदद की दरकार है। हमारा कानी शॉल सेंटर सर यहाँ चल रहा है, इसमें 15 ट्रेनिंग है हमारे, और सर इंस्ट्रक्टर एक है, हॉर्डली एक है सर, स्टूडेंट क्राफ्ट टीचर सर है। इनको सर 2 साल के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। कानी शॉल को प्रमोट करने के लिए इस सेंटर की क्या जरूरत है? यहाँ सर ये कानी शॉल सिखाने के लिए मेरे सर, अगर हम इनको 2 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर तो सर ये बच्ची अगर अपने घर में सीखेगी, अगर बैंक तो फाइनेंस इनको कर देगी, ये तो सर अपना रोजगार कमा सकते हैं। कानी शॉल आम हस्तकलाओं से अलग है। ये शॉल कानी यानी विशेष प्रकार के पेड़ की पतली टहनियों के जरिए बुनी जाती है। कानी को पहले पेंसिल की शक्ल दी जाती है, बाद में कानी हथकरघे पर चढ़ाए पश्मीना के धागों में पिरोई जाती है और शाल बुनने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये शॉल दूसरे बुने जाने वाले शॉलों से अलग होती है। कश्मीरी कालीन और पश्मीना शॉल की चकाचौंध के आगे कानी शॉल पिछले कुछ सालों में गुमनामी में खो गई थी, लेकिन 370 के खात्मे के बाद अब कुपवाड़ा के इस गांव में भी उम्मीद की रोशनी जगी है कि इन्हें भी विकास के साथ कदम ताल करने का भरपूर मौका मिलेगा और कानी शॉल को देश और दुनिया में पहले की तरह पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, वहीं अब उत्तराखंड सरकार मां सीता की भू समाधि स्थल को महाधाम बनाने में जुट गई है। लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो गया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण अब हो रहा है, वहीं देवभूमि में मां सीता का धाम बनाने की तैयारी हो रही है। पग पग पर भगवान राम की शक्ति बनने वाली सीता मां का मंदिर
उत्तराखंड के पौड़ी जिले के फरसवाड़ी गांव में है। मान्यता है कि इसी जगह पर मां सीता धरती में समाई थी। अब सीता सर्किट बनाने के लिए ट्रस्ट भी बन चुका है और जल्द निर्माण भी शुरू होगा। फरसवाड़ी गांव है पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक में। माता सीता ने वहां पर भू समाधि ली थी और वहां पर हजारों वर्षों से उस स्थान पर विशेष पूजा होती है, मेला होता है और ऐसे पुण्य स्थान को माता सीता की स्मृति में विकसित करने का हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया, जिसको जन सहयोग से विकसित किया जाएगा। उसके लिए एक ट्रस्ट बना लिया गया है और उसका स्वरूप क्या होगा वो सब उसमें निर्धारित कर लिया गया है। सीता धाम के साथ लक्ष्मण और गिद्धराज जटायु का मंदिर बनाने की भी तैयारी है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सीता मां की रक्षा और मदद का प्रयास किया। ये भी हमारी परिकल्पना है कि वहाँ पर जटायु का भी मंदिर वहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि नारी सम्मान के लिए और नारी की रक्षा के लिए अगर सबसे पहला बलिदान है और जो मनुष्य का नहीं है, एक जटायु का है, तो उनका भी वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। सीता मां के नाम पर सरकार देवभूमि में धार्मिक पर्यटन के लिए सीता सर्किट तैयार करना चाहती है, जिसमें देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से लेकर पौड़ी में सीता मां के भू समाधि वाले स्थान को जोड़ा जाए और इसी प्लान पर काम भी चल रहा है। एएसआई के रखरखाव में वहाँ पर एक लक्ष्मण का टेम्पल बना हुआ है बगल में ही। उसी तरह से भगवान राम जी का एक टेम्पल जो है वो आपके देवप्रयाग के क्षेत्र में है, रघुनाथ जी का टेम्पल जिसे कहते हैं। तो इस तरह की जो उनके जीवन से संबंधित जो अलग अलग हमारे यहाँ पर मान्यता पर स्थान है, मंदिर है, उनको एक जगह पर कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा था कि हम लोगों को एक सीता सर्किट बनाना चाहिए। देवभूमि अपने हजारों मठ मंदिरों, 5 प्रयागों और 4 धाम के लिए प्रसिद्ध है और जल्द इस पावन धरती पर भी एक महाधाम बनेगा, जहां मां सीता की जीवन यात्रा संपन्न हुई थी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। शायद ही कोई होगा जो गीत संगीत की सुर लहरियों पर झूमता थिरकता ना हो, लेकिन क्या पौधे भी गीत संगीत पर झूमते हैं? अगर नहीं देखा तो आज पौधों को संगीत की धुन पर झूमते दिखाते हैं। गीत संगीत की रस भरी फुहार है। बागों में झूमती बहार है। रामधुन पर हुए जब मगन, पौधों पर आ गया नया निखार है। सुर और संगीत से सजी रामधुन सुनकर आप तो एकदम झूम गए होंगे। आखिर क्यों नहीं? गीत संगीत में वो जादू है जो मुरझाए मन में भी जीने की ताकत भर देता है। जोधपुर की सरकारी पौधशाला में फैली हरियाली का राज भी गीत संगीत की इन मधुर धुनों में ही छुपा है। जी एकदम सही बात है। बस यूँ समझ लीजिए ये पौधे संगीत प्रेमी हैं। पौधशाला में जगह जगह ये स्पीकर पौधों को गीत संगीत के सुरों पर खिलने के लिए ही लगाए गए हैं। यहाँ के पौधे सुंदरकांड और भजन सुनते हैं, जिन्हें सुनकर उन पर आ जाता है निखार और बागों में छा जाती है बहार। वैज्ञानिकों का मानना है कि संगीत सुनने के बाद पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं और पौधों में सुंदरता बढ़ती है। बहुत बच्चों में, बूढ़ों में और औरतों में बहुत ज्यादा उत्सव है हरियाली में। उसको हर आदमी, हर व्यक्ति चाहता है एक पौधा लगाए और पर्यावरण की तरफ जागरूकता बढ़ाए। ये संगीत वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि पौधों को संगीत द्वारा मतलब हंसते पूछते खेलते बड़े होते हैं पौधे, वो अच्छे लगते हैं। पौधों को संगीत अच्छा लगता है, इसलिए पौधों को संगीत सुना के पौधे बड़े किए जाते हैं। इस पौधशाला में लंबे समय से काम कर रही राजू देवी की माने तो इस नए प्रयोग के बाद पौधे न सिर्फ तेजी से बढ़ रहे हैं
बल्कि बेहद हेल्दी भी नजर आने लगे हैं। सर, हमारे वैज्ञानिक शास्त्रियों का मानना है कि संगीत सुन के पौधे ग्रो करते हैं तो ज्यादा सुंदर और हष्ट पुष्ट पौधे होते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं पौधे। इसलिए हमने एक नर्सरी में नया प्रयोग किया है कि गीता और सारे कृष्ण के, राम के, सारे भजन के हम पूरे दिन गान करते हैं ताकि पौधे अच्छी तरह से हष्ट पुष्ट और ग्रो जल्दी करें। पौधशाला में बज रही मधुर धुन से पौधों पर तो निखार आ ही रहा है। पौधा खरीदारों को भी ये माहौल खूब रास आ रहा है। पौधों में भी एक तरीके से संगीत सुनना या उनको इम्प्रूवमेंट करना या उनको सक्सेस करने के लिए, जैसे सूरजमुखी का पौधा उनको टच करते हैं, उनमें कुछ फीलिंग्स आ जाती है। जैसे हर पौधे में कुछ है, तो यहाँ भी एक अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आके कि इस पौधों को संगीत सुनाया जा रहा है, जिससे उनकी अलग ही फीलिंग महसूस हो रही है और मुझे खुद को यहाँ आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वन विभाग की चांदपोल पौधशाला में इस बार करीब 70,000 पौधे तैयार किए गए हैं, यानी गीत संगीत की धुन पर खिल रहे पौधे पूरे जोधपुर में हरियाली की मुस्कान बिखेरने वाले हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। सड़क पर घूम रहे आवारा जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसकी सच्चाई सीसीटीवी में कैद हुई है। सड़क पर सांड की आतंक की खौफनाक तस्वीर रेवाड़ी से सामने आई है। इन तस्वीरों को दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि अगले ही पल जो कुछ होने वाला है उसका अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना इन दोनों मासूमों को था। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी के बीच ये दोनों बच्चे घर से बाहर निकले थे, शायद कुछ सामान लेने जा रहे हों, लेकिन इनके रास्ते में आवारा जानवरों ने कब्जा जमा रखा था, जिसे देखकर ये दोनों सहम गए। छोटा बच्चा तो रास्ते से लौटने भी लगा, उसने भागने के लिए दौड़ भी लगा दी, लेकिन तभी पीछे से एक सांड भी इनके पीछे दौड़ पड़ा। उसने सीधा निशाना छोटे बच्चे पर ही लगाया। तब तक वो जमीन पर गिर चुका था और सांड उस पर टूट पड़ा। सांड ताबड़तोड़ उस पर हमला करने लगा। बड़ा वाला बच्चा बचाने भी आया, लेकिन सांड ने उस पर भी हमला कर दिया। देखते ही देखते एक साथ 4-4 सांड इकट्ठा हो गए, लेकिन गनीमत थी आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। हाथों में ईंट लाठी डंडे लेकर वो सांड को भगाने लगे, तब जाकर सांड ने बच्चे को छोड़ा। ये खौफनाक तस्वीर रेवाड़ी जिले के जिला शिक्षा कार्यालय के पास की बताई जा रही है। राहत की बात यह है कि लोगों की मदद से बच्चे की जान बाल बाल बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से बाघ बाघिन की इश्कियां की एक दिलचस्प खबर सामने आई है। रिपोर्ट देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, कहेंगे क्या ऐसी भी हो सकता है। जंगल लव की दर्द भरी दास्तान। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। कहानी कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की है। बाघ और बाघिन एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन दोनों के बीच प्रबंधन ने दीवार डाल दी। मिलना मुश्किल था, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास घंटों बैठे रहते थे। दरअसल बाघिन को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था। बाघ से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और 200 किलोमीटर का सफर तय कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पहुंच गया। 23 जुलाई को बाघ की मौत हो गई और फिर 11 दिन के बाद बाघिन ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन जंगल लव की ये दर्द भरी दास्तां मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की आबो हवा में जिंदा है। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में हाथी इन दिनों पिकनिक मना रहे हैं। इनकी खूब सेवा चल रही है। 9 हाथियों का झुंड 7 दिनों तक नेशनल पार्क में मौज मस्ती करेगा। नदी में नहाते इन हाथियों की सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें कान्हा नेशनल पार्क की है। सुबखार रेंज में इन दिनों 9 हाथी सामूहिक पिकनिक पर हैं और ये पूरे 7 दिन जारी रहेगा। उनके लिए ये 7 दिन एक रेस्ट के रूप में रहेगा। उनका थोड़ा स्वास्थ्य सुधारने का, फिर उसको जैसे मैंने बोला एक स्पेशल भोजन होगा, उसका हेल्थ चेकअप्स होगी। डॉक्टर लोग बागर से भी, जो वेटनरी कॉलेज में जबलपुर से भी आएंगे। पिकनिक के दौरान हाथियों की शारीरिक सफाई, मालिश और पसंदीदा आहार दिया जाएगा।
कान्हा नेशनल पार्क पिछले कई सालों से इस तरह के कैंप का आयोजन करता आ रहा है। कृष्णा, न्यूज़ 18 मंडला। पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब आप किसी भी हाल में खुश रह सकते हैं, बस आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। इस कहावत को सच कर रहा है बिहार के दरभंगा का एक परिवार, जिन्होंने बाढ़ की मुसीबत को मस्ती का मौका बना लिया। घर का आंगन बना स्विमिंग पूल, पानी में तैरते इन बच्चों और महिलाओं को देखिए। ये कोई तालाब या नदी नहीं, घर का आंगन है। दरअसल दरभंगा शहर के शुभंकरपुर मोहल्ले में बागमती नदी का पानी फैल चुका है। लोग परेशान हैं, लेकिन इस घर के लोग आपदा में भी आनंद तलाश रहे हैं। पूरा परिवार तैराकी का लुत्फ उठा रहा है। घर के मालिक मणिकांत कहते हैं कि आपदा में खुशी का मौका तलाशना पड़ता है। जब तक पानी उतर नहीं जाता, किसी तरह समय काटने की मजबूरी है, तो बच्चों को तैराकी सिखाकर पानी का फायदा उठा रहे हैं। कोरोना काल में कॉलेज और स्कूलों के स्काउट कैडेट्स जन सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए ये कोरोना काल में संकट मोचक। स्काउट्स ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बच्चों ने करीब 30 लाख मास्क जो है मार्च से लेकर आज तक तैयार किए हैं, वितरण किए हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से उसको जिला सेक्रेटरी तक पहुंचाए हैं। अब बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। अपने घर के अंदर बैठ के जो है सिलाई मशीन लेके या दूसरे माध्यम से इन्होंने मास्क वितरण काम किया, अभी भी कर रहे हैं। द्वितीय, उन्होंने फूड पैकेट्स बांटने का काम भी किया। और तीसरी जो है, इन्होंने जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उसके लिए भी उन्होंने धन जुटाने का काम किया है। इस मुश्किल दौर में स्काउट्स जरूरतमंदों के संकट मोचन बनकर उभरे, जो हर मोड़ पर उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करते नजर आते हैं। ये स्काउट्स शिक्षा के साथ संवेदना की सीख दे रहे हैं। स्काउट्स के माध्यम से लोगों को जो है ना कुछ राहत पहुंचाने का कार्य, वो तो है ही एक महत्वपूर्ण, साथ साथ उनमें एक प्रकार की संवेदना जागृत करना है बच्चों के अंदर, ताकि वो पूरी जीवन काल में अपने जो भी समस्याग्रस्त एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया है, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, उन तक ये जो है ना अपने सेवाएं पहुंचाएंगे। सेवा, समर्पण और संवेदना की मिसाल पेश कर स्काउट्स जरूरतमंदों के हमदर्द बन चुके हैं। इन स्काउट्स की सेवा भाव की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मुसीबत में जन सेवा, यही तो है स्काउट्स का असली फलसफा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल घायल की रिपोर्ट।